इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बिजली की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं और इसके लिए हम उन स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे जो हमें मिले हैं। जी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, पिछली बातचीत करंट और वोल्टेज के इर्द-गिर्द घूमती थी, मतलब बिजली का बहाव और उसका दबाव। हाँ हाँ। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन दोनों के बीच के रिश्ते को थोड़ा और खोलना, परत दर परत। अच्छा, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। ये समझना कि ये दोनों करंट और वोल्टेज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और इस समझ का इलेक्ट्रिकल गणनाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है, यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य विषय है। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। तो स्रोत के हिसाब से ये रिश्ता है कैसा? स्रोत का सार तो यही लगता है कि अगर वोल्टेज बढ़ता है, मतलब किसी सर्किट में बिजली का दबाव तेज होता है, तो उसमें बहने वाला करंट भी बढ़ जाता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से। और वहीं दूसरी तरफ अगर उस सर्किट में रुकावट, जिसे हम तकनीकी भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो करंट का बहाव धीमा पड़ जाता है। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, ये यानी बुनियाद में तो सीधा ही है, लेकिन इसकी गहराई और इसके प्रभाव बहुत व्यापक हैं। स्रोत इसी सीधेपन पर जोर देते हुए बताते हैं कि यही वो आधार है जिस पर बिजली से जुड़ी हमारी सारी समझ टिकी है। अच्छा। और इस रिश्ते को एक गणितीय रूप दिया गया है, जिसे हम सब ओम का नियम या ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम का नियम, हाँ। सूत्र है V=IR। यहाँ V वोल्टेज के लिए है, I करंट के लिए और R रेजिस्टेंस के लिए। V=IR, ठीक है। यानी वोल्टेज बराबर होता है करंट गुणा रेजिस्टेंस के। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह से गतिशील संबंध का वर्णन है। गतिशील कैसे? मतलब ये हमें बताता है कि अगर हम इन तीन में से किसी एक चीज को बदलते हैं तो बाकी दो पर क्या असर पड़ेगा या उन्हें कैसे एडजस्ट करना होगा। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस गतिशीलता को समझाने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बल्ब वाला उदाहरण काफी अच्छा है। हाँ, वही। मान लीजिए हमारे पास एक सामान्य सा बल्ब है जो एक सर्किट में लगा है। घर की सप्लाई मान लीजिए 230 वोल्ट है और बल्ब की अपनी बनावट के कारण उसकी रुकावट यानी रेजिस्टेंस वो है 46 ओम। ठीक है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। अब हमें पता करना है कि इस बल्ब से होकर कितना करंट बहेगा। तो ओम के नियम V=R×I को थोड़ा बदलकर हम करंट यानी I निकाल सकते हैं। हाँ, I बराबर VR। बिल्कुल। I=VR, तो मान रखने पर I=230 वोल्ट 46 ओम। गणना करने पर यह आता है 5 एम्पियर। कितना साफ और सटीक। एकदम। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक सैद्धांतिक नियम सीधे सीधे व्यवहारिक गणनाओं में इस्तेमाल होता है। लेकिन स्रोत हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं। उसी 230 वोल्ट सप्लाई पर हम किसी तरह रेजिस्टेंस को 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना कैसे? शायद एक और वैसा ही बल्ब सीरीज में जोड़कर या कोई दूसरा उपकरण लगाकर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो अब रेजिस्टेंस 46 ओम की जगह 92 ओम हो गई। ठीक है, 92 ओम। तो नया करंट क्या होगा? I= 230 वोल्ट 92 ओम। ये हुआ 2.5 एम्पियर। आधा हो गया। हाँ, बिल्कुल आधा। यानी रेजिस्टेंस दोगुनी हुई तो करंट ठीक आधा हो गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ये उल्टा रिश्ता, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, साफ दिखता है। हाँ हाँ, रुकावट बढ़ेगी तो प्रवाह घटेगा। सही बात है। अगर दबाव यानी वोल्टेज वही रहे। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। स्रोत में दिए गए पानी के पाइप वाले उदाहरण से ये और भी स्पष्ट हो जाता है, जैसा आपने शायद पहले जिक्र किया था। अगर पाइप संकरा, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, तो पानी का बहाव यानी करंट कम हो जाएगा। ऊपर भी रोशनी डालते हैं। क्या ये नियम हमेशा हर परिस्थिति में लागू होता है? कुछ अपवाद भी हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि ओम का नियम V=IR ज्यादातर चालकों, मतलब कंडक्टर्स जैसे तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह, इनके लिए सामान्य तापमान पर बहुत सटीक बैठता है। इन्हें ओमिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि कुछ सीमाएं हैं, जैसे तापमान। तापमान बदलने पर कई पदार्थों का रेजिस्टेंस बदल जाता है। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए एक साधारण बल्ब का फिलामेंट
जब वो ठंडा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जैसे ही उसमें करंट बहता है और वो गर्म होकर रोशनी देने लगता है, उसका रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। ओहो, तो बल्ब असल में पूरी तरह से ओमिक नहीं है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस करंट और तापमान के साथ बदल रहा है। तो V इज इक्वल टू IR उस पर हर बिंदु पर एकदम सटीक लागू नहीं होगा अगर हम रेजिस्टेंस को स्थिर मान लें। अच्छा, तो ये एक जरूरी बारीकी है, यानी V इज इक्वल टू IR एक आदर्श स्थिति का वर्णन ज्यादा करता है और असल दुनिया में तापमान जैसे कारक भी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। और क्या स्रोत किसी और तरह की सीमाओं का जिक्र करते हैं? हाँ, करते हैं। स्रोत बताते हैं कि सेमीकंडक्टर जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, वो ओम के नियम का सीधे सीधे पालन नहीं करते। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स नहीं करते। नहीं, उनका व्यवहार नॉन ओमिक कहलाता है। उनमें वोल्टेज और करंट का संबंध ज्यादा जटिल होता है और सिर्फ V इज इक्वल टू IR से नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा जब हम AC सर्किट की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है, तो वहां सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इम्पीडेंस नाम की एक चीज होती है। इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस। इसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का प्रभाव भी शामिल होता है। सिद्धांत मिलते जुलते हैं, पर गणनाएं थोड़ी और जटिल हो जाती हैं। समझ गए। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद ये समझना जरूरी है कि ओम का नियम DC सर्किट मतलब डायरेक्ट करंट और कई बुनियादी AC गणनाओं के लिए आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधार यही है। समझ गए। तो मूल नियम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें उसकी सीमाओं और संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सही। अब आते हैं इसके व्यवहारिक महत्व पर। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियरों के लिए ये नियम कितना जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ परीक्षा पास करने का सूत्र तो है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली महत्व तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि इसे असल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। स्रोत कई उदाहरण देते हैं। जैसे कि? सोचिए, एक इलेक्ट्रिशियन को एक नया एयर कंडीशनर लगाने के लिए वायरिंग करनी है। हाँ। उसे ये तय करना होगा कि किस मोटाई का तार इस्तेमाल किया जाए। अगर तार बहुत पतला हुआ तो क्या होगा? AC ज्यादा करंट खींचेगा, तार गर्म होगा, पिघल सकता है और आग लगने का खतरा भी। बाप रे। हाँ, ये तो खतरनाक है। तो यहाँ ओम का नियम और उससे जुड़े पावर के फॉर्मूले जैसे P = VI मदद करते हैं। और उसके लिए सुरक्षित तार कौन सा होगा? अच्छा, तो तार की मोटाई तय करने में इसका रोल है। बहुत बड़ा रोल है। और आपने तार के साइज की बात की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसी से जुड़ी एक और चीज पर ध्यान दिलाते हैं, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग। सर्किट ब्रेकर, हाँ, वो जो ट्रिप हो जाता है। हाँ, वही। हर सर्किट में एक ब्रेकर या फ्यूज होता है जिसका काम है जरूरत से ज्यादा करंट बहने पर सर्किट को तोड़ देना, ताकि उपकरणों और वायरिंग को नुकसान ना पहुंचे और आग ना लगे। सही है। अब ब्रेकर का साइज कैसे तय होता है? फिर से ओम का नियम और पावर के नियम काम आते हैं। हमें ये जानना होता है कि उस सर्किट से जुड़े उपकरण सामान्य तौर पर कितना करंट लेंगे। I = VR या PV से निकालकर। हाँ, बिल्कुल। और फिर उससे थोड़ी ज्यादा रेटिंग का ब्रेकर चुना जाता है ताकि वो सामान्य लोड पर ट्रिप न करे, लेकिन ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होते ही फौरन सप्लाई काट दे। गलत रेटिंग का ब्रेकर लगाना चाहे बहुत कम या बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये तो सुरक्षा से जुड़ा एक सीधा और बहुत ही अहम पहलू है। स्रोत एक और दिलचस्प उपयोग का जिक्र करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की गणना। ये क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए बिजली के खंभे से घर तक तार आ रहा है। काफी लंबा तार होता है। हाँ। तार की भी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है, चाहे कमी हो। जब करंट उस तार से होकर गुजरता है, I, तो तार की रेजिस्टेंस R वायर के कारण कुछ वोल्टेज रास्ते में ही खर्च हो जाता है। V ड्रॉप = I × R वायर। अच्छा, मतलब पूरा वोल्टेज घर तक नहीं पहुंचता? हाँ, अगर तार बहुत लंबा है या पतला है, मतलब R वायर ज्यादा है, या फिर लोड ज्यादा है, मतलब I ज्यादा है, तो घर तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज काफी कम हो सकता है। इससे क्या होगा? उपकरण ठीक से काम नहीं करेंगे। ओहो। तो इंजीनियरों को ये गणना करनी पड़ती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता तक सही वोल्टेज पहुंचे। ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, और ये सिर्फ बड़े पैमाने पर ही नहीं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी महत्वपूर्ण है। एक सर्किट बोर्ड पर अलग अलग हिस्सों को सही वोल्टेज मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए रेजिस्टर्स का उपयोग करके वोल्टेज को बांटा जाता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं इन्हें। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर? इन सर्किट को डिजाइन करने में भी ओम का नियम ही आधार होता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये नियम सिर्फ डिजाइन और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या निवारण मतलब ट्रबल शूटिंग में भी बहुत काम आता है। ट्रबल शूटिंग में कैसे? अगर कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है तो एक मल्टीमीटर जैसे यंत्र से वोल्टेज,
करंट और रेजिस्टेंस मापकर ये पता लगाया जा सकता है कि सर्किट में कहाँ गड़बड़ी है। अच्छा। जैसे क्या कहीं तार टूट गया है तो रेजिस्टेंस अनंत दिखेगी, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है तो रेजिस्टेंस बहुत कम और करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब ओम के नियम से ही जुड़ा है। वाह। तो ये नियम डिजाइन से लेकर रखरखाव और मरम्मत तक हर जगह मौजूद है। स्रोत सही कहते हैं कि ये बिजली की दुनिया की वर्णमाला के ABC जैसा है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। ये जानना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घटता है, ये बुनियादी समझ ही अनगिनत इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों का आधार है। बिल्कुल। और ये सोचना भी अद्भुत है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं कि जॉर्ज ओम ने 1827 में जब ये नियम दिया तब बिजली की समझ कितनी कितनी शुरुआती अवस्था में थी। हाँ, 1827। उन्होंने सरल प्रयोगों के जरिए वोल्टेज और करंट के बीच ये गणितीय संबंध खोज निकाला। उस समय शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका ये सरल सा दिखने वाला समीकरण V = IR आने वाली 2 सदियों में टेक्नोलॉजी को किस तरह आकार देगा। सही बात है। बिजली के बल्ब से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक, यह विज्ञान की उस शक्ति का प्रमाण है जहां एक मूलभूत खोज पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकती है। तो आज हमने मिले स्रोतों के आधार पर गहराई से समझा कि ओम का नियम V = IR सिर्फ एक गणितीय सूत्र नहीं है, बल्कि ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के एक गतिशील और फंडामेंटल रिश्ते को दर्शाता है। हाँ, एक बुनियादी रिश्ता। हमने देखा कि ये नियम कैसे काम करता है, इसके व्यवहारिक उदाहरण देखें और इसकी कुछ सीमाओं को भी समझा। हाँ, वो भी जरूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने स्रोतों के माध्यम से ये जाना कि इस बुनियादी नियम का व्यवहारिक महत्व कितना ज्यादा है। सुरक्षित वायरिंग डिजाइन करने से लेकर सही सर्किट ब्रेकर चुनने, वोल्टेज ड्रॉप की गणना करने और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को समझने तक, ये वास्तव में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य ज्ञान है। सही कहा, इसके बिना गुजारा नहीं। अंत में विचार करने योग्य बात यह है, कैसे प्रकृति का एक नियम जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के व्यवहार को नियंत्रित करता है, उसे इतने सरल और सुरुचिपूर्ण गणितीय रूप V = I एम्पियर में R में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और कैसे यही सरलता इसे इतना शक्तिशाली बनाती है कि ये जटिल से जटिल टेक्नोलॉजी के विश्लेषण और डिजाइन का आधार बन जाता है। बिल्कुल। शायद यह हमें याद दिलाता है कि अक्सर सबसे गहरे सत्य सरल सिद्धांतों में ही छिपे होते हैं और उन्हें समझना ही जटिलता को समझने की कुंजी है। का नियम सिर्फ बिजली के बारे में नहीं सिखाता, ये शायद हमें प्रकृति के नियमों की सुंदरता और उनकी सार्वभौमिकता के बारे में भी कुछ बताता है। बहुत खूब। इस विस्तृत और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और उन्हें ओम के नियम की अहमियत और उसके व्यापक अनुप्रयोगों की एक गहरी समझ मिली होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।